हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जो है सीटेट 2020 सीटेट साइंस पेपर 2 का 2012 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम डिस्कशंस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से हम आपको पहले बता देते हैं कि अगर आपको सीटेट साइंस पेपर 2 का आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर देना कि हमें जो है सीटेट साइंस पेपर 2 का नोट्स चाहिए, तो हम आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। पॉइंट वाइज में नोट्स रहेगा और उससे बाहर अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है सीटेट एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि आप लोग कमेंट करके आप नोट्स ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में साइंस का। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, ए, ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। बी, इनकी छिद्र भित्तियां अत्यधिक पतली होती हैं। सी, इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर सकता है। और डी, इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जो इनके पृष्ठ के समीप होता है। तो कह रहा है दीर्घ रोम को पाचित भोजन को अवशोषित करने के योग्य बनाने वाले कथन हैं। ठीक है, इनमें देखिए जो दीर्घ रोम के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं तो वो बता रहा है कि वो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो दीर्घ रोम को पाचित भोजन को अवशोषित करने के योग्य बनाने वाले कथन है। ठीक है, तो आपका जो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा वो अभी आप डिटेल से जानेंगे। ए देखिए यहाँ पे सी दिया गया, इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर सकता है। आपका डी जो है, इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जो इनके पृष्ठ के समीप होता है। और ए आपका ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, इसलिए आपका सी और डी और ए ये पॉइंट आपके दीर्घ रोम के संदर्भ में सही है। और ये इनकी छिद्र भित्तियां अत्यधिक पतली होती हैं, ये आपका पॉइंट जो है आपका सही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। आप देखें एनसीईआरटी बुक्स में दिखाते हैं इसका फैक्ट कहां पे दिया गया है। ये आप एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक है। ठीक है, देखें क्षुद्रांत में अवशोषण। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको पॉइंट दिए गए कि क्षुद्रांत की जो आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। ठीक है, ये आपका पॉइंट आपका दिया गया था। दूसरा दिया गया था दीर्घ रोम पचे भोजन को अवशोषण क्षेत्र बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भोजन को अवशोषण क्षेत्र बढ़ा देता है। और दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। देखिए आपको तीनों पॉइंट जो है यहाँ पे क्षुद्रांत में अवशोषण में दिए गए हैं, इसलिए उसका जो पॉइंट जो करेक्ट था वो आपका करेक्ट था कौन सा, सी, डी और ए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप देखिए सेकेंड, विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है। ठीक है, कह रहा है कि विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका जो है सबसे कम शैक्षिक मूल्य है, तो वो आपको बताना है। ए, वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा करना। बी, डिजाइन बनाना। सी, मॉडल का निर्माण करना। डी, सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आपका जो करेक्ट है, ठीक है, मतलब जो कम शैक्षिक मूल्य वाला है वो आपका ऑप्शन जो है बी है। ठीक है, देखिए आपका वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा अगर कर रहे हैं, मॉडल का निर्माण करा रहे हैं, सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना। ठीक है, ये आप इन गतिविधियों का आप प्रयोग कर रहे हैं तो इनसे जो आपका शैक्षिक मूल्य है उसको बढ़ावा मिलता है। लेकिन आप अगर डिजाइन बना रहे हैं तो इससे जो होता है वो आपका शैक्षिक मूल्य जो है वो कम होता है। ठीक है, इस गतिविधि से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपको देखिए थर्ड क्या किया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य हैं। प्रकाश संश्लेषण, अब सबसे पहले आप प्रकाश संश्लेषण जानिए क्या है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो आपकी एक जैव रासायनिक क्या है, क्रिया है, जिसमें क्या होता है कि पौधे वायुमंडल में उपस्थित जो आपकी CO2 होती है, ठीक है, को ग्रहण करके क्या करते हैं, O2 को छोड़ते हैं। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो आपकी क्या होती है, देखिए 6CO2 ठीक है प्लस 6H2O। ठीक है, क्या बनाता है प्रोडक्ट, देखिए आपका C6H12 ठीक है, O6 प्लस 6O2 ये आपका जो है बनाता है। मतलब यहां वायुमंडल में उपस्थित CO2 को ग्रहण करके क्या करता है, O2 को छोड़ता है। ठीक है, किसकी उपस्थित में, तो ये आपका जो यहाँ पे क्लोरोफिल रहता है, मतलब पर्णहरिम। ठीक है, पर्णहरिम। ठीक है, पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम और सूर्य के प्रकाश में ये क्या होती है, क्रिया होती है।
तब ये आपका यहाँ पे जो बनता है वो आपका C6H12O6 बनता है प्लस 6O2 आपका बनता है। तो अब आपका देखिए इसमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है प्रकाश संश्लेषण में के संबंध में सत्य है वो आपको बताना है। तो देखिए इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है, ये आपका दिया गया है। बी, प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 उपभुक्त होती है। सी, प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपभुक्त होती है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का तो आपका रोल ही नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग होता है, ठीक है। आपका क्या देगा कि यहाँ पे CO2 तथा H2O का उपयोग होता है, ये आपका बोल रहा है, ठीक है। और उसके बाद बी वाला कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 उपभुक्त होती है, ठीक है। और इसके बाद आपका दिया है कि इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में जो होती है वो आपकी परिवर्तित होती है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो यहां देखिए आपका जो ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा वो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, तो वो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट हो रहा है वो आपका ए व सी, मतलब सी ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। मतलब ये ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन जो सी यहाँ पे था वो आपका करेक्ट था कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का क्या होता है, उपयोग किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि भोजन में पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम है, ठीक है, का सही क्रम है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपका ए अंतःग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण, निष्कासन। बी अंतःग्रहण, स्वांगीकरण, अवशोषण, पाचन, निष्कासन। सी आपका अंतःग्रहण, अवशोषण, पाचन, स्वांगीकरण, निष्कासन। और डी आपका अंतःग्रहण, पाचन और अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। तो जो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट है, सही क्रम, वो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहले आपका क्या होता है, अंतःग्रहण आता है, देन आपका पाचन आता है, फिर अवशोषण होता है, फिर आपका स्वांगीकरण होता है, फिर उसके बाद आपका निष्कासन होता है, ठीक है। ये आपका देखिए एनसीईआरटी आपकी क्लास 7 की बुक है, इसमें आपका ये फैक्ट दिया गया है कि जो पाचन एक क्या है, जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतःग्रहण आता है, फिर पाचन आपका आता है, फिर अवशोषण आपका आता है, फिर स्वांगीकरण आता है, फिर आपका निष्कासन है। यहीं से आपका ये क्वेश्चन आपका उठाया गया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित योग्यता वाली कक्षा जिसमें विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में है के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। एक ऐसी क्लास है जो मिश्र योग्यता वाली कक्षा है जिसमें विद्यार्थी जो है संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में है, तो कह रहा है कि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए व्यष्टि अनुदेश अलग से शिक्षण की योजना। बी, विद्यार्थियों के बुद्धि लब्धांकों का औसत निकालकर उसके अनुसार शिक्षण की योजना। सी, मूर्त वस्तुओं को शामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त संकल्पनाओं का सरलीकरण। डी, आपका पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों के अनुसार कक्षा का 4 समूहों में पुनः वर्गीकरण। ठीक है, तो आपका देखिए आपका इसका ऑप्शन आपका करेक्ट है सी। क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे दिया गया कि मूर्त वस्तुओं को शामिल करके, मतलब आप मूर्त वस्तुओं को शामिल करेंगे, ठीक है, जो आपकी हाथ से की जाती है गतिविधियां, उनके द्वारा आप क्या करेंगे, अमूर्त संकल्पनाओं का क्या करेंगे, सरलीकरण करेंगे। मतलब मूर्त वस्तुओं को शामिल करेंगे, ठीक, उसका हाथ से की जाने वाली गतिविधियों के द्वारा आप अमूर्त संकल्पनाओं का क्या करेंगे, सरलीकरण करेंगे। इसलिए आपका क्या है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है फिफ्थ का। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिए 6th क्वेश्चन क्या है कि अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, आपका देखिए नहीं दी जानी चाहिए, वो ऑप्शन आपको चूज करना है। ए, गूढ़ प्रक्रियाओं को समझाने हेतु हस्त प्रचलित सामग्री, देखिए ये आपका ऑप्शन करेक्ट ही है, हस्त प्रचलित सामग्री का उपयोग करें। बी, शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना। ठीक है, कक्षा की सीमा के भीतर रख रहे हैं, वो भी आपका करेक्ट है। आपको देखा जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते
करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछेंगे, जिनसे आपका अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग टाइप से आंसर देंगे। ठीक है, वो भी आपका ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे नहीं वाला ऑप्शन जो आपका है वो आपका डी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना। ठीक है, ये आपका देखिए, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे दी गई है कि यहाँ पे आपका नहीं दी जानी चाहिए, वो आपका डी ऑप्शन आपका इसलिए इसका करेक्ट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। 7 दिया गया कि वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है, इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए। ठीक है, एक आपको वनों के संरक्षण के लिए कह रहा है कि एक जो है सफल कार्यनीति आवश्यक है, तो इस कार्यनीति में कह रहा है कि शामिल होना चाहिए, वो आपको ऑप्शन चूज करना है। ए उपभोक्ताओं का बचाव, बी उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं अर्थात शीर्ष के मांसाहारियों का बचाव क्योंकि वे शाकाहारियों पर सीधे निर्भर होते हैं, सी वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठकों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम, डी शाकाहारियों का बचाव। देखिए आपका जो यहाँ पे भौतिक और जैविक संगठक की बात की जा रही है, इसमें आपके सभी संगठक आपके आ जाएंगे वनों के, इसलिए इसका ऑप्शन जो है आपका कौन सा करेक्ट है, सी। 7 का आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। 8 देखिए आपका जैव विज्ञानों में पाठ योजना डैश 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 को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए। अगर आप जैव विज्ञानों में जो पाठ योजना है तो उसको ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए, किसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो वो आपका देखिए, वो आपका ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप पाठचर्या के जो लक्ष्य हैं, अधिगम परिणाम है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, आप पाठ योजना को निर्देशित करेंगे। ठीक है, निर्देशित होनी चाहिए पाठ योजना। आपका जो जैव विज्ञान है उसकी पाठ्यचर्या के जो लक्ष्य हैं, अधिगम परिणाम है, उसको आप क्या करेंगे, ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए आपकी पाठ्यचर्या। क्लियर हो गया। 9 देखिए आपका क्या है कि विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक निदर्शन का आयोजन करता है, लेकिन निदर्शन का अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाता है। क्या करता है कि विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए एक शिक्षक जो है वो आपका निदर्शन का आयोजन करता है, लेकिन निदर्शन का जो है अपेक्षित परिणाम जो है नहीं आ पाता है। तो शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह है ये विद्यार्थियों के साथ मिलकर निदर्शन की असफलता का कारण पता लगाना व उसे समझाना, बी विज्ञापन समन्वयक के पास नोट भेजना जिसमें उन्हें कक्ष में आने के लिए कहा गया है, सी निदर्शन को रोकना और उसे दोबारा करना। ठीक है, दोबारा करना। और डी कक्षा को बताना कि निदर्शन असफल हो गया और उनसे कारण निर्धारित करने सहायता करने के लिए कहना। तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है कि अगर आप जो है विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए आप निदर्शन का आयोजन करते हैं, लेकिन आपका निदर्शन का जो है अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाता है, तो जो वो आपके लिए जो सर्वश्रेष्ठ सलाह है शिक्षक के लिए वो आपका सी है कि आप उसी समय निदर्शन को क्या करेंगे, रोक देंगे और उसे क्या करेंगे, दोबारा से जो है शुरू करेंगे, जिससे छात्रों को सही दिशा में क्या किया जा सके, प्रेरित किया जा सके तथा जिसके उपरांत वह उसे सीख सके। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन आपका सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्या है। 10 देखिए कि भारी बोझा उठाने वाले कुली सदैव ही अपने पास एक लंबा कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। अपने सिर पर बोझ को रखने से पहले वे इस कपड़े को गोल चट्टी की आकृति में लपेटकर अपने सिर पर रखकर फिर उस पर बोझ रखते हैं। ऐसा करके वे, ठीक है, ये बोझ का प्ररोध घटा लेते हैं, बी संभावित चोट से अपने सिर का बचाव कर लेते हैं, सी अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं, डी अपने सिर पर बोझ द्वारा लगाए गए बल को घटा लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक बोझा उठाने वाला कुली है, वो क्या करता है कि बोझा को उठाने से पहले क्या करता है कि वो एक अपने पास कपड़ा रखता है जिसको गोल चट्टी के रूप में क्या करता है, सिर पर लपेट लेता है। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है वो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो आपका सी करेक्ट है कि अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेता है। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि वो जब कपड़े को लपेट लेगा तो क्या होगा कि जो आपका यहाँ पे जो आपका भार है और सिर के जो बीच की दूरी है वो आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि भार का वजन जो होता है वो महसूस जो होता है वो कम होता है, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होता है, दाब घटता है।
तो यहाँ पे कपड़े लपेटने का मेन रीजन ये है कि वो क्या करता है कि कपड़ा लपेटेगा तो जो आपका सिर और भार का जो संपर्क होगा उसके बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और भार का वजन भी क्या होगा, उसको कम महसूस होगा और क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होता है, दाब जो होता है वो आपका घटता है। तो इसलिए ये प्रक्रिया को अपनाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 10th का 11 क्या है कि सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है और उसे उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है। एक कोई सितार बजाने वाला सितार वादक है, वो क्या करता है कि सदैव जो है सितार बजाने से पहले क्या करता है कि डोरी के तनाव को क्या कर रहा है, समायोजित करता है। ठीक है, ऐसा क्यों करता है वो आपको बताना है। तो ए ध्वनि की तीव्रता, बी सितार की डोरी का तारत, सी सितार की डोरी द्वारा ध्वनि की प्रबलता, डी कंपन का आयाम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी है। ठीक है, क्या है, सितार की डोरी का तारत, क्योंकि वो आपका देखिए सितार बजने से पूर्व क्या करता है, कोई वादक जो है सदैव क्या करता है, इसकी सितार की डोरी के तनाव को समायोजित कर रहा है। क्योंकि ये ऐसा इसलिए करता है कि वह उस सितार की डोरी का तारत तो सही करता है। ठीक है, इसलिए वो डोरी के तनाव को क्या करता है, समायोजित करता है। ठीक है, और क्योंकि तारत जितना अधिक होगा, ठीक है, उतना ही जो आपकी आवाज होगी वो आपकी क्या होगी, मधुर होगी। इसलिए वो बजाने से पूर्व क्या करता है कि डोरी के तनाव को क्या करता है, समायोजित करता है। क्लियर हो गया, तो इसलिए आपका इसका ऑप्शन आपका बी है। ठीक है, सितार की डोरी का तार, क्योंकि तार अधिक होगा तो आपकी जो आवाज होगी वो आपकी मधुर होगी, वो आपको अच्छी लगेगी। अब 12 में देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जब उच्चतर कक्षा में बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है। ठीक है, जब उच्चतर कक्षा में बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह कौन सी है, वो आपको बताना है। तो ए पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना, बी बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दशः उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है उपयुक्त सामग्री खोजना, डी इंटरनेट पर विद्यालय पुस्तकालय में समय का सूचीकरण करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका बी है। क्या है कि जब उच्चतर कक्षा में बच्चे शोध कार्य करते हैं तो जो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह यह है कि बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दशः उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन। क्या करोगे कि जो वो बुक से विश्वकोशों से जो शब्दांश उतार रहे हैं उसको आप रोकेंगे और उसे प्रभावी तरीके से आप उनका क्या करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। इस समस्या से उनको क्या करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो नीचे जाके लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है मैथ्स और साइंस की धमाकेदार वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।